हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी स्क्वायर। हम रिडॉक्स रिएक्शन में लास्ट में लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी पढ़ने वाले थे। हमने लास्ट लेक्चर में इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गया था। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए अपने को क्या सीखा था? मैंने एन फैक्टर निकालना सीखा था। अगर आप एन फैक्टर निकालना सीख जाते हो तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। और मोल और इक्विवेलेंट के बीच में हमने रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी कि मोल क्या होता है और इक्विवेलेंट क्या होता है। हाँ है ना? तो उसके लिए सबसे कीवर्ड क्या था? आपको क्या आना चाहिए? एन फैक्टर आना चाहिए। क्या होता है एन फैक्टर? अगर मैं एन फैक्टर की बात करूं तो एन फैक्टर होता क्या है? एन फैक्टर क्या होता है? तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए अगर टर्म्स में बात करूं, वैसे भी एन फैक्टर हमने एसिड के लिए देखा था, बेस के लिए देखा था, सॉल्ट के लिए देखा था, एटम के लिए देखा था, आयन के लिए देखा था। और अगर कोई रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिडॉक्स रिएक्शन में जिस एटम का या जिस मॉलिक्यूल या आयन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, उसमें कितने से उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर आप उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को निकाल लोगे तो वही उसका क्या होगा? एन फैक्टर। पर मोल के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वही उसका क्या होगा? एन फैक्टर होगा। हाँ है ना? n factor is equal to number of electron transfer of oxidant and reductant per molecule। पर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वही उसका क्या होगा? एन फैक्टर। अगर आप एन फैक्टर निकाल लेते हो तो उससे आप क्या निकाल सकते हो? इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो जो भी आप मोल कॉन्सेप्ट में मॉलिक्यूलर वेट जानते हो, मॉलिक्यूलर फैक्टर को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। कहा था मॉलिक्यूलर वेट किसी भी मॉलिक्यूल और आयन का एक ही हो सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कितने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना? अब इक्विवेलेंट वेट निकल जाए आपको तो आप इससे इसका नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हो? इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ इक्यू। तो जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते थे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते थे मोल कॉन्सेप्ट में? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बोलो है ना? और इक्विवेलेंट वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर लिख सकता हूँ ना? तो ये क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। अब देखो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इस टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? मोल। 1 अपॉन एन फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई क्या बेटा? एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या बेटा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या मेरी बात समझ में है? तो ऑलरेडी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल निकालना जानते थे। अब नंबर ऑफ मोल को सीधा सीधा एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग मॉलिक्यूलर वेट जानते थे, मॉलिक्यूलर वेट को एन फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट इक्विवेलेंट वेट। इतनी बात समझ में? तो अब देखो मोल से ही कॉन्सेप्ट आ रहा है, बस एक टर्म्स आ रहा है एन फैक्टर, जो एन फैक्टर हमने रिडॉक्स में निकालना सीखा। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ रही है? फिर एक और टर्म्स आता है, जब हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह हम लोग वहाँ पे बात करते थे मोलरिटी। क्या बात करते थे? किसमें? मोल कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेंट्रेशन में हमने पढ़ा था। क्या होता है बेटा मोलरिटी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूट पर लीटर ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूशन। तो मोलरिटी m इज इक्वल टू ऊपर में क्या जाएगा? नंबर ऑफ मोल, और नीचे वॉल्यूम किस में? लीटर में। नंबर ऑफ मोल किसका बेटा? सॉल्यूट का। और नीचे वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूशन। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग करते हैं
नॉर्मलिटी जिसको n बोलते हैं, आपको कहा था ये इक्विवेलेंट पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा। जैसे m को मोलर बोलते हैं तो इस नॉर्मलिटी को नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। डिफाइन क्या करते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अपना क्या है? नॉर्मलिटी। ऊपर में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्यू लिख देता हूं, अपॉन नीचे किसका? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मोल इंटू एन फैक्टर लिख दो, तो इसको क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल इंटू क्या बेटा? एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये पूरा टर्म्स क्या हो गया? मोलरिटी। तो सीधा सीधा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई। तो मोल ऑलरेडी जानते थे, मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट इक्विवेलेंट। मोलरिटी ऑलरेडी जानते थे, मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने वाली बात क्या है कि अगर इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट आ जाए, नॉर्मलिटी वगैरह आ जाए, तो ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट अपना पढ़ा हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट से ही अपन क्या करेंगे? जो भी कॉन्सेप्ट है उसको या तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई एन फैक्टर। नॉर्मलिटी निकालना है तो मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर। बोलो ना हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब चलो इसी चीज़ से हम लोग आते हैं, इसी चीज़ को मैं एक्सटेंड करता हूँ। अब इस नॉर्मलिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? नॉर्मलिटी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो हाँ ना? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, तो नॉर्मलिटी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दो तो इसको क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और आज की क्लास में पढ़ना है ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या पढ़ना है? तुम इधर से अगर कंसिडर करोगे, कंपेयर करोगे, तो इधर क्या आ जाएगा? कॉन्सेप्ट ध्यान से देख ले। इधर क्या आ जाएगा? ध्यान से देख, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। देखो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर इनटू क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और जो एन फैक्टर है, एसिड हो, बेस हो, आयन हो, सॉल्ट हो, ये उसके चार्ज से एसिडिटी बेसिडिटी से वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो ऑलरेडी नॉर्मलिटी में वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए कभी भी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस 2। यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी है। यही लॉ ऑफ क्या है? इसके लिए केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करना जरूरी है नहीं है? नहीं है। नो नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो समझो कोई एक केमिकल इक्वेशन है फॉर एनी हाइपोथेटिकल फॉर एनी हाइपोथेटिकल क्या बेटा? केमिकल इक्वेशन। कोई भी एक केमिकल इक्वेशन लाइक H2SO4 combined with NaOH गिव्स प्रोडक्ट। पता है या नहीं पता है? लेकिन पता है अगर ये केमिकल इक्वेशन होंगे तो इसके जितने इक्विवेलेंट होंगे उसके इतने क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ
बोलो है ना। इस केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उसका एन फैक्टर सही सही निकाल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एन फैक्टर का कैलकुलेशन आपको सही सही आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब प्रोडक्ट यहाँ क्या हो सकता है? Na2SO4 प्लस क्या हो सकता है? तो कभी भी लगाओगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी। क्या बोलेंगे इसी को? लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी। और जब भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी आप लगाओगे तो नो नीड टू बैलेंस, नो नीड टू बैलेंस ए केमिकल। समझ में आ गया इतना? अब मेन मुद्दा इसमें क्या है, आपको एन फैक्टर निकालना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं उसी पे डिस्कस करते हैं। करो, हेडिंग डालता हूं, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन ए रिडॉक्स रिएक्शन। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर किसमें बेटा? चलो, हमने क्वेश्चन क्या लिया है? कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन क्या बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। और एन फैक्टर निकाल लोगे तो आप इससे इसका एक और चीज निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? आप इसका एक और चीज निकाल सकते हो। कौन सा वेट निकाल सकते हो बेटा? इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। अपन दोनों निकालने की कोशिश करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम। जब पोटेशियम परमैंगनेट को देखोगे तो पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलेंगे KMnO4 को। और ये जो है MnO4 माइनस, ये इसका आयन हो गया तो इसको बोलते हैं परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट। और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। कितना होता है? +7। तो यहाँ पे जो मैग्नीज है वो किस में है? +7 में। यहाँ पे भी जो मैग्नीज है वो कितना है? +7। यहाँ पे भी मैग्नीज है वो कितना है? +7। तो हर केस में मैग्नीज किस में है? +7 +7 +7 में। अब +7 से यहाँ पे कहाँ जा रहा है? +2 में। अब +2 का कोई भी कंपाउंड हो सकता है। यहाँ पे +7 से कहाँ जा रहा है? +4 में। यहाँ पे +7 से कहाँ जा रहा है? रुक जाओ 1 मिनट, सेम से नहीं है बेटा।
और यहाँ +7 से कहाँ जा रहा है, +6 में। 4 2 जा 8, 8 - 2 +6। तो +7 से +2 क्या हुआ इसका रिडक्शन, +7 से +4, सॉरी ये कितना होगा बेटा 4, ये क्या हो गया रिडक्शन, +7 से +6, हर केस में इसका क्या हो गया रिडक्शन होगा। बोलो है ना, अगर रिडक्शन हुआ तो +7 से +2 गया है तो चेंज कितने का है 5 का, तो इस केस में इसका n फैक्टर कितना हो गया 5। ये +7 से +4 में गया तो चेंज कितना 3 का, तो इस केस में इसका n फैक्टर कितना हो गया 3। ये +7 से कहाँ गया +6, तो चेंज कितने का 1 का, तो इसका इसमें इसका n फैक्टर कितना हो गया। बोलो हाँ ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो तो जितने से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा या पर मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वही उसका क्या होगा n फैक्टर होगा। हाँ? सब केस में +7 से +2 +4 +6 रिडक्शन ही हो रहा है ना, तो ये खुद रिड्यूस कर रहा है, तो ये बेटर क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो परमैग्नेट आयन है ये क्या होगा, इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूं, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा तो ये मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई कितना हो गया 5। अगर इस केस में निकाल लूं इक्यू वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाई 3, और इस केस में निकाल लूं इक्यू वेट तो कितना मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कब +7 से +2 जाएगा, कब +7 से +4 जाएगा, कब +7 से +6 जाएगा। तो इसके लिए रूल क्या है, ध्यान से याद रखना। इसका रूल है कि अगर मीडियम एसिडिक हो, कैसा मीडियम हो, तो एसिडिक मीडियम में मैग्नेट आयन +7 से कहाँ जाएगा +2, तो चेंज कितने का होगा 5 का, तो n फैक्टर कितना 5। तो एसिडिक मीडियम में इसका n फैक्टर कितना होगा 5। ये कौन सा मैडम है, सॉरी ये कौन सा मीडियम होगा, ये न्यूट्रल मीडियम या डाइल्यूट बेसिक मीडियम। न्यूट्रल या क्या बेटा, अगर न्यूट्रल मीडियम है तो न्यूट्रल मीडियम में +7 से कहाँ जाएगा +4, चेंज कितने का 3, तो इस केस में n फैक्टर कितना हो गया 3। अगर तुमसे कहते बेसिक मीडियम है, कौन सा मीडियम, तो बेसिक मीडियम में +7 से +6 चेंज कितने का 1, तो n फैक्टर कितना, ठीक है। तो अब कभी भी पोटेशियम परमैंगनेट है तो +7 से +2 +7 से +4 +7 से +6 तीनों में आ सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन में मीडियम दिया रहेगा तो मीडियम के अकॉर्डिंग आप बताओगे कि कब कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा n फैक्टर किस मीडियम में चेंज हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। तो ये परमैंगनेट आयन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलो है ना, खुद रिड्यूस कर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो पूछेगा किस मीडियम में सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो देखो किस में सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है 5 से, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा एसिडिक। देन न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम डाइल्यूट बेस में, देन कौन सा बेटा न्यूट्रल, देन किस में बेस, तीनों मीडियम में। और इसको याद रखने के लिए मैंने कहा था तुम ऐसे याद करना, बैन 153, कौन सा नंबर बैन है 153, मतलब बेसिक मीडियम में चेंज कितने का 1, तो +7 से +6 का कोई कंपाउंड देगा। एसिडिक मीडियम में चेंज कितने का है 5, तो +7 से +2 का कोई कंपाउंड देगा। और न्यूट्रल मीडियम में चेंज कितने, n फैक्टर कितना है 3, तो +7 से +4 का कोई कंपाउंड देगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट अगर रिडॉक्स रिएक्शन शो कर रहा है तो ये खुद का क्या करेगा रिडक्शन, दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज, और खुद रिडक्शन करके अपना 3 अलग अलग प्रोडक्ट दे सकता है, जो मैं आपको करके बता दिया। और इसके लिए रूल भी है बैन 153, किसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, तीनों केस में अलग अलग n फैक्टर होगा तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा अलग अलग होगा, बोलो हाँ ना। सेकेंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम
डाइक्रोमेट, या इसी को डाइक्रोमेट आयन भी बोल सकते हैं, Cr2O7-2, क्या बोल सकते हैं इसको, डाइक्रोमेट आयन। क्या बोल सकते हैं इसको, डाइक्रोमेट आयन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये किस में है, +6, और +6 से ये कहाँ जा रहा है, +3। ये किस मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में, ये होता है एसिडिक मीडियम में। चेंज कितने का है, +6 से +3, चेंज कितने का, 3 का। एक मॉलिक्यूल में क्रोमियम के कितने एटम है, 2, तो पर मॉलिक्यूल लिखा था, तो इस केस में इसका जो n फैक्टर होगा ये कितना, 3 × 2 मतलब कितना, 6। तो ये n फैक्टर किसका हो गया, K2Cr2O7 का। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूं, इक्विवेलेंट वेट, तो कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 6। समझ में आया? किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। n फैक्टर कितना होगा, 6। तुम कहोगे अगर बेसिक मीडियम है तो क्या होगा, मैं ये भी बताता हूँ। इन बेसिक मीडियम तो बेसिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7-2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ये डाइक्रोमेट से क्रोमेट में चला जाता है। किस में चला जाता है, क्रोमेट में। या इसको ऐसे बोल सकते, आयन लिखूंगा Cr2O4-2 आयन, इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। इस केस में भी अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना बेटा, +6। तो देखो +6 से +6 में गया तो क्या रिडॉक्स रिएक्शन हुआ, क्या नहीं, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। और डाइक्रोमेट आयन किस में चेंज कर जाता है, क्रोमेट आयन में। बोलो है ना? तो एसिडिक मीडियम में कौन स्टेबल होगा, डाइक्रोमेट, और बेसिक मीडियम में क्रोमेट आयन। बट ये जो रिएक्शन है ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखने वाली बात हुई कि +6 से कहाँ गया, +3 में। चेंज कितने का, 3 का। दो, एक एटम के लिए चेंज 3 का, तो 2 के लिए चेंज 6 का। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इसका n फैक्टर कितना हुआ, 6। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इट्स एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। क्या मेरी बात समझ में आया? बेसिक मीडियम में किस में चला जाएगा, ABCD में। हो गया? तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। किस मीडियम में, ओनली एसिडिक मीडियम में। अगर बेसिक मीडियम में हुआ तो डाइक्रोमेट किस में चेंज कर जाएगा, क्रोमेट में। इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसको कैसे लिखते हो, A/B = C/D। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट, बेसिक मीडियम में क्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए ट्रिक होता है ABCD, और KMnO4 के लिए ट्रिक होता है बेन 153, जहाँ पे तुम उसका n फैक्टर एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर निकाल सकते हो। n फैक्टर निकाल लोगे तो तुम उसका एक्यूरेटली इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हो। तीसरा एग्जांपल लिया है मैंने, C2O4-2, उसको बोलते हैं ऑक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेट आयन। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 4 2 जा 8, 8 - 2 -6 / 2 कितना बेटा, +3। तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। +3 से ये कहाँ जा रहा है, +4 में। तो +3 से कहाँ जा रहा है, +4 में। चेंज कितने का, 1। तो n फैक्टर कितना हो गया, 1। लेकिन
यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 2। तो एक के लिए चेंज 1 का, तो 2 के लिए चेंज 2 का। तो तुमसे पूछे n फैक्टर, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। किसका? ऑक्सिलेट आयन का। लेकिन तुमसे अगर मैं पूछूं कि n फैक्टर बताओ CO2 का, तो देखो ये +4 कहाँ से हुआ है? +3। तो चेंज कितना? 1 का, एक ही एटम है, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया? 1। फिर से बोलता हूँ, देखो कार्बन +3 से कहाँ जा रहा है? +4 में। चेंज कितने का? 1। एक एटम के लिए चेंज 1 का, तो इसमें कितने एटम है? 2। 2 के लिए चेंज कितना? 2 का, इसलिए n फैक्टर कितना हो गया? 2। बोलो है ना। तो इस केस में अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूं, तो इस आयन का जो भी वेट होगा उसको 2 से क्या करोगे? डिवाइड। क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। बोलो हाँ है ना। तो निकाल सकते हो। आ जाओ, इसके हेल्प से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें दिखाता हूँ। बेटा कुछ क्वेश्चन लिए हमने। क्वेश्चन करा फाइंड n फैक्टर ऑफ द रिएक्शन। कोई एक रिएक्शन है, उसका अपने को क्या करना है? n फैक्टर फाइंड करना है। अब ध्यान से देख, पहला रिएक्शन दिया हुआ है तुमको, KMnO4 कहाँ जा रहा है? Mn+2 में। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, +7 से चेंज कितने का है? 2 का। +7 से कहाँ जा रहा है? 2 पे जा रहा है, तो चेंज कितने का होगा? 5 का। तो इस केस में n फैक्टर कितना हो जाएगा? 5। लेकिन n फैक्टर 5 किसका हुआ? यहाँ पे देख लो, KMnO4 कहाँ है? +7, +7 से कहाँ जा रहे हैं? 6। चेंज कितने का? 1। तो n फैक्टर कितना? 1। यहाँ पे देख लो, KMnO4 +7 से कहाँ? +4। चेंज कितने का? 3 का। तो n फैक्टर कितना? 3। K2Cr2O7 किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +6। +6 से कहाँ जा रहा है? +3। चेंज कितने का है? 3 का। कितने एटम है? 2। तो n फैक्टर कितना हो गया? 6। Fe2O3 में Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2। +2 से सॉरी Fe2O3 है ना बेटा, एक मिनट ध्यान से देख। यही है, ध्यान से देख। Fe2O3 कितना हो जाएगा बेटा? 2x - 6 = 0, x = +3। x = कितना? +3 है। तो ये Fe +3 से कहाँ जा रहा है? +2। फेरस सल्फेट में कितना? +2 से। तो +3 से +2 चेंज कितने का? 1 का। तो कितने एटम है? 2। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे आ जाओ, FeSO4 में Fe किस में है? +2। +2 से कहाँ जा रहा है? +3। चेंज कितने का है? 1। एटम भी कितने? 1। तो इस केस में n फैक्टर कितना हो गया? यहाँ पे n फैक्टर FeSO4 फेरस सल्फेट का निकाला है, यहाँ पे n फैक्टर फेरिक ऑक्साइड का निकाला है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 इन 50 ml ऑफ क्या बेटा? एसिडिक सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? तो तुमको क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ KMnO4 कितना दिया हुआ है? 15.8 ग्राम। बोलो, ये मीडियम क्या करे? एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना होता है? ध्यान से देख लो, कितना? 5 होता है। अरे बोलो ना, है ना। तो एसिडिक मीडियम में n फैक्टर कितना होता है? 5। निकालना क्या है? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई n फैक्टर लिख दो अपॉन कितना? वॉल्यूम किस में? लीटर में। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? वेट बाय, तो वेट कितना है? अपॉन 158। ये इसका KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो क्या हो गया? 15.8 अपॉन 158। ये मोल निकल गया। मोल मल्टीप्लाई n फैक्टर कितना बेटा? 5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर लेना है, तो कितना बेटा? 50/1000। तो जो भी आएगा इतना नॉर्मल सॉल्यूशन आपका होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत?
इसलिए आपको हिंट्स दिया है कि सॉल्यूशन एसिडिक है ताकि आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ CuS इन एसिडिक मीडियम। किस मीडियम में? तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में है? +7, +7 से कहाँ जाएगा? +2। और यहाँ पे CuS में कॉपर किस में है? +2। सल्फर कितना है? -2। -2 से ये कहाँ जा रहा है? +4। बोलो, तो ये -2 से सल्फर कहाँ जा रहा है? +4। चेंज कितने का है? 6 का। अरे -2 से +4 तो चेंज कितने का? 6 का। तो इस केस में इसका n फैक्टर कितना हो गया? 6। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब ये +7 से कहाँ जा रहा है? चेंज कितने का? 5। तो इस केस में इसका n फैक्टर कितना? 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 6 KMnO4 + 5। आगे जो रिएक्शन होगा, अब कह रहा है कि KMnO4 का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? किसके लिए? 1 मोल ऑफ CuS। बोलो हाई ना। तो कितना होगा? देखो, इसके 5 मोल के लिए इसके कितने मोल? 6 मोल। तो मैं कह सकता हूं 5 मोल ऑफ CuS रिक्वायर्ड फॉर कितना बेटा? 6 मोल ऑफ क्या? कोई दिक्कत? इसके 5 मोल, इसके 6 मोल के लिए। तो अगर मैं कह रहा हूं इसका 1 मोल ऑफ CuS कितने के लिए? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? निकाल लोगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HNO3 इज नीडेड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HNO3 इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज 8 ग्राम ऑफ Fe+2 टू Fe+3। यही कह रहे हैं ना, कितना वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HNO3 नीडेड होगा टू ऑक्सीडाइज 8 ग्राम ऑफ Fe+2 से Fe+3, HNO3 गेट कन्वर्टेड इनटू NO। कैसे निकालेंगे? नहीं समझ में आया? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 6 मोलर HNO3 इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज 8 ग्राम ऑफ Fe+2 को किसमें? Fe+3। बोलो, कह रहा है HNO3 गेट कन्वर्टेड इनटू कितना? NO में। तो देखो HNO3 कहाँ से कहाँ जा रहा है? NO में। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, NO में +2, +5 से +2 चेंज कितना? तो n फैक्टर 3। दूसरा, किसको कहाँ से ऑक्सीडाइज कर रहा है? Fe+2 को कहाँ से? बोलो है ना। तो इस केस में इसका n फैक्टर 1। तो जितने इक्विवेलेंट ये लगेंगे उतने ही इक्विवेलेंट ये लगेंगे। अरे बोलो है ना। तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 है। बोलो है ना। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान से देखना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप कैसे निकाल सकते हो? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, एक ये भी तरीका है। दूसरा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप कैसे निकाल सकते हो? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। बोलो, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 6 मोलर दिया हुआ है, तो इसके लिए अगर इक्विवेलेंट निकालूं तो क्या हो जाएगा? मोलरिटी मल्टीप्लाई n फैक्टर क्या हो गया? नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई करेगा किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर से। तो क्या निकल गया? देखो, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, क्या निकल गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और नॉर्मलिटी को क्या लिखा? मोलरिटी इनटू n फैक्टर। इधर क्या जाएगा? वेट बाय। अब आयरन के लिए n फैक्टर कितना है? 1। तो इस केस में जो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा ये कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय 1। कोई दिक्कत? चलो, अब मोलरिटी कितना मोलर है? 6 इंटू n फैक्टर कितना? 3।
इनटू व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो इनटू क्या गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इधर कितना बेटा 8 ग्राम, 8 अपॉन आयरन का वेट, आयरन का वेट 56, बोलो है ना, एन फैक्टर कितना है 1। लेकिन ये वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा तुमको, लीटर में, समझ में आ गया। तो वॉल्यूम अगर लीटर में निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन 56 इंटू 18, बोलो है ना। तो जो भी आएगा ये आंसर किस में आएगा, समझ में। तो कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इजीली क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का भी क्वेश्चन मिले तो आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी लगा सकते हो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी निकालने के लिए आप ध्यान से याद रखना, हमेशा जिन दो रिएक्टेंट या स्पीशीज की बात हो रही है दोनों का इक्विवेलेंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलिटी के टर्म्स में भी निकाल सकते हो और इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स में निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए भी आपको मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर लगेगा और नॉर्मलिटी निकालने के लिए भी मोलरिटी इनटू एन फैक्टर लगेगा। एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो रिडॉक्स रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन में जितने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या जितना H प्लस जितना OH माइनस देगा, आयन पे जितना चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। कोई दिक्कत, दैट्स ऑल अबाउट योर रिडॉक्स रिएक्शन। आप सारे क्वेश्चन वर्कशीट एंड मॉड्यूल आप सॉल्व कर लेंगे बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग जहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 11 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। Thanks for today. Bye bye and thank you all of you.